तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे इस वक्त तफसील से बात होनी चाहिए रुमान हाशमी साहब। एक तो ये कि क्या जो बात शुरू हुई है जंग बंदी को लेकर के, और मिस्र को एक प्रपोजल गया है कि पहले 2 दिन के लिए जंग बंदी होगी, जिसमें 4 जो है वो कैप्टिव छोड़ेगा हमास, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ जो है फिलिस्तीनी छोड़ेंगे, और उसके 10 दिन बाद ये कहा गया है, उसके 10 दिन बाद जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो 4 शर्तें थी हमास की, तो सबसे पहले ये कि हमास की तरफ से कौन इनिशिएटिव लेगा, कौन जो है लीडर है जो बातचीत करेगा, क्योंकि इन्होंने तो लीडरशिप को ही खत्म कर दिया। तो सबसे पहले रुमान हाशमी साहब की बात कौन करेगा, नंबर 1। नंबर 2 की जो 4 शर्तें थी, एक ये कि मुस्तकिल जंगबंदी हो, जिस पे ये कह रहे हैं कि 10 दिन बाद होगी। दूसरा ये कि ये शर्त थी कि यहां से आप जो है वो तमाम जो फौजी हैं जो हिसार में लिए हुए हैं बैठे हुए, ये सब खाली करके जाए गाजा को। नंबर 3 ये कि जो आपने कहा कि जो फिलिस्तीनी कैदी उनको छोड़ा जाए, और नंबर 4 ये कि जो आपने बम्बार्डमेंट करके सब तबाह कर दिया है, तो उसे जो है उसे उसकी आप बाज़ाबातकारी करेंगे, उसे असर नौ उसकी तामीर करेंगे, उसे बनाएंगे। ये 4 जो शर्तें हैं, क्या क्या ये शर्तें अब उन तक पहुंचाएगा कौन? और मिस्र ने कह दिया साहब मैं खैर मकदम करता हूं इजराइल के प्रपोजल की, लेकिन अब अच्छा हमास की तरफ से कोई बयान आया नहीं, तो हमास की तरफ से बयान देगा कौन? या ये पता कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पता लगाने के लिए कि कैप्टिव है कहां, ये जो कह रहे हैं कि 4 कैप्टिव छोड़े जाए, क्या इसके पीछे ये भी हो सकता है कि ये पता लगाने के लिए साहब है कहां कैप्टिव? ये बहुत हद तक मुमकिन है, ये पॉइंट आप बता रहे हैं ना, पता लगाने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए, क्योंकि 24/7 उनके सर्विलांस हैं। अमेरिका का जो एयरफोर्स के लोग हैं अपने लेटेस्ट सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ वो घूम रहे हैं। ड्रोन राउंड द क्लॉक हॉवरिंग ओवर द स्काई वो घूम रहा है, और जमीन पे इजरायली फौज के जो लश्कर है, जो फौज है, वो ग्राउंड पे है। तो ये हो सकता है कि इस तरह से करके वो देखे कहां पे है, और 2 दिन के बाद फिर वो इनकार करे और अटैक करके बाकी को रेस्क्यू करने की कोशिश करे। लेकिन सवाल एक ये भी है मुमताज भाई कि इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसा कोई बयान आया है? क्या मीडिया में, इजरायली अखबार में, चाहे वो कोई भी अखबार हो, चाहे वो प्रो इजरायली गवर्नमेंट अखबार जेरूशलम टाइम्स है, या लेफ्ट लीनियन अखबार हायरेट्स है, या और जो अखबार इजराइल के हैं, उसके हवाले से कोई ऐसा बयान आया है कि नेतन्याहू ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस तरह का कोई बयान आया है पीस इनिशिएटिव का? ये बयान काहिरा से आ रहा है, सीसी के ऑफिस से ये बयान आ रहा है। इसलिए आप देखिए कि पहले इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये कितना सीरियस, क्या ये प्रपोजल खुद सीसी ने दिया है इजरायली गवर्नमेंट को, जिसमें ना इजरायली गवर्नमेंट कोई रिएक्शन दे रही है ना हमास को रिएक्शन दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये ऑफर खुद सीसी का है, सीसी ने ऑफर दिया है, जिसपे अभी तक इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, और हमास की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट इस, जैसा कि हमने कहा और आप सभी जानते हैं कि वो लगातार इस कोशिश में है और इनकार कर रहा है कि हम फौज नहीं हटाएंगे। बाइडेन भी नेतन्याहू पे दबाव बनाते हुए नजर आए कि भाई आप एथनिकल क्लींजर से बचिए, आप नॉर्थ गजा से फलस्तीनियों को हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, वो मत कीजिए, वो बचिए। 30 दिन का समय दे रहे हैं जो बाइडेन, कि 30 डेज का समय दे रहा है, 30 दिन का समय। आप देखिए कि 30 दिन के आज हर दिन ऑन एन एवरेज 40-50 फलस्तीनी मारे जा रहे हैं नॉर्थ गजा में, और ये 30 दिन का समय दिए हुए अभी 7 दिन हो रहा होगा। तो अगले 20-25 दिन में कितने फलस्तीनी मारे जाएंगे और कितना फलस्तीनी इलाका खाली करा देगा इजरायली फौज? तो उसके लिए क्या माने रहेगा इजरायली फौज का ये चीज को मानने के लिए? क्या वो सारा एक्सरसाइज, उसके भी तो लोग मारे जा रहे हैं? क्या इजरायली फौजी नहीं मर रहे? क्या उनके इक्विपमेंट तबाह नहीं हो रहा है? उनके मरकावा टैंक तबाह नहीं हो रहे हैं? उनके बुलडोजर तबाह नहीं हो रहे हैं? उनके फौजी जख्मी नहीं हो रहे हैं? उनके फौजी ट्रॉमेटाइज नहीं हो रहे हैं? क्या ग्राउंड पे नेतन्याहू को प्रेशर नहीं झेलना पड़ रहा है? जो हॉस्टेजेस के फैमिली है
और उसके जो एंटी वॉर जो पीपुल है वहां पे, ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल के अंदर, क्या वो प्राइम मिनिस्टर पे और गवर्नमेंट पे दबाव नहीं डाल रहा है सीज फायर के लिए? लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू एडमेंट है बिल्कुल, और फौज वहां पे ड्राइव कर रही है, खाली करा रही है फलस्तीनी पॉपुलेशन से नॉर्दर्न गजा को। इतना एक्सरसाइज, इतनी कीमत चुकाने के बावजूद ऐसा लगता है कि इजरायली गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को मानेगी कि अपनी फौज हटाएगी वहां से। चांसेस आर वेरी वेरी ब्लिक। इसके मुझे बड़ा रिमोट चांस लगता है कि इजराइल अब गजा से अपना फौज को विड्रॉ करेगा। वो सीज फायर पे एग्री हो सकता है, वो गजा से पार्शियल विड्रॉ हो सकता है। जो उसने बीच में गजा को डिवाइड किया है, जहां उसने अपनी गैरिसन एक तरह से बना लिया है बीच में, गजा को जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है, हो सकता है कि वो ये जो बहिया का इलाका है, आपको हुनून का इलाका है, जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है इजराइल का, हो सकता है कि वहां से इजराइल फौज जो है वहां तक चली जाए। लेकिन वो पूरा गजा खाली नहीं करेगा, वो एक बफर जोन तो बनाएगा ताकि फलस्तीनी या हमास से भी ज्यादा, जिस तरह से कत्ल गारत गिरी खून देखा है फलस्तीनियों ने, जो बच्चे बड़े होंगे वो तो और ज्यादा एक्सट्रीम होंगे, मिलिटेंट होंगे और ज्यादा। तो हो सकता है कि उनसे बचने के लिए मैं रोमान हाशमी साहब से इस पे सुनने के बाद और तजावत साहब आप पे आता हूं। रोमान हाशमी साहब, ये जो सऊदी ने एक बड़ा फैसला लिया कि साहब हम जो है ये एयर डिफेंसिव सिस्टम खरीदेंगे रूस से, और हमें परवाह नहीं है अमेरिका की, अमेरिका धमकी दे रहा है दे, ये इतनी ताकत यह है, इसके पीछे क्या है? क्या मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकन प्रेसिडेंट था तो उसने एक बयान दिया था कि अगर अमेरिका चाहे तो एक हफ्ते में सऊदी में रिजीम चेंज हो जाए, अमेरिकन फौज अगर हट जाए वहां से। तो एक मिनिस्टर क्राउन फैमिली का, साउथ फैमिली के एक मिनिस्टर ने इस पे बड़ा जज्बाती अपना उन्होंने वीडियो जारी किया था कि हम जो है वो शहीद होने में यकीन रखते हैं, हम ईमान वाले हैं और मुकाबला करेंगे, बला बला दिस वक्त। लेकिन यहाँ मामला ये है कि ये जो इजराइल का, देखिए सऊदी गवर्नमेंट हो या अरब कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि वो ये प्लानिंग नहीं देख रही है। इजराइल जिस तरह की नस्लकुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उसको अरब कंट्री के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि अवाम वहां इश्ताल में है। जहां भी अवाम को थोड़ी इजाजत है, आप देखिए लाखों अवाम सड़क पर उतर जाती है, चाहे जॉर्डन हो, ओमान हो, मगर जिस मुल्क में आजादी ही नहीं है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप है वहां, लेकिन अवाम में नाराजगी तो है। वो फीडबैक तो रीजन को मिल रहा है, सऊदी गवर्नमेंट को हो या यूएई की गवर्नमेंट को। वो तो देख रही है कि किसी दिन अवाम का गुस्सा अगर फट गया तो फिर इनको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, बगावत को दबाना मुश्किल हो सकता है। बहुत पहले इजिप्ट का बादशाह थे किंग फैसल, उन्होंने बयान दिया था बड़ा तारीखी। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कि दुनिया में सिर्फ 5 ही किंग बादशाह बचेंगे। शाह फैसल, ये सऊदी अरब वाले शाह फैसल नहीं, इजिप्ट के फैसल, किंग फैसल ने यह बयान दिया था कि बहुत एक समय आएगा दुनिया में सिर्फ 5 बादशाह बचेंगे, 4 ताश के और 1 इंग्लैंड का। ठीक है, आ रही है यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला ने एक बड़ी खबर दी है, क्योंकि वो नजर से नहीं गुजरी, और उन्होंने दी है कि नेतन्याहू ने अपने तमाम मिनिस्टर को जो अब मीटिंग होगी उसमें मना कर दिया है, कोई भी हथियार लेकर के अब साथ नहीं आएगा। और ये लिखा गया, तजिया निगार लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू को अब अपने ही लोगों से डर है, इसीलिए उन्होंने ये पाबंदी लगाई कि कोई जी। हाँ, आप देखे ना पब्लिक कैसे वहां पर नाराज थी। कल उनकी मीटिंग थी, जो लोग मारे गए 7 अगस्त के हमले में, वहां पे लोग किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस तरह से हैकल करने की कोशिश कर रहे थे नेतन्याहू को। तो मैंने कहा कि इजिप्ट के किंग फैसल ने बयान दिया था कि एक समय आएगा कि 5 बादशाह बचेंगे दुनिया में, 4 ताज के पत्ते के और 1 इंग्लैंड का। तो अरब किंग्स भी इस बात को समझते हैं, जहां जहां सल्तनत है।
इस वजह कर वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रशिया से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की जो बात हो रही है। देखिए, सवाल ब्रिक्स का तो है अपनी जगह पर, कमर आगा साहब ने कहा सही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल की इकोनॉमिक कलेप्स हो रही है। इजराइल का 50% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपोर्ट है, 50%। और इस 50% एक्सपोर्ट में इजराइल की जो आबादी है, करीब 90-95 लाख की आबादी जो है, उसमें से सिर्फ 6% आबादी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोफेशन में है, जो इजराइल के एक्सपोर्ट का 50% है। अब ये 42-43, जब से 7 अगस्त के बाद से ये जुलाई महीने तक, अगस्त तक 42,000 से ऊपर इजरायली वन वे टिकट लेके इजराइल छोड़ के चले गए। आज के तारीख तक लौट के नहीं आए, और उसमें पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका ज्यादा जा रहा है। तो अगर ये 6% की आबादी जो इजराइल के जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है, इसमें से अगर 10-15 हजार भी निकल गए, तो आप देखिए कि इजराइल का एक्सपोर्ट एक ऐसी मुहाने पे आके गिरेगा, इतना नीचे गिरेगा जिसको मेकअप करना मुश्किल होगा। ऑलरेडी $67 बिलियन के खसारे में जा रहा है। ऑलरेडी फिस्कल डिफिसिट -7% हो गया इजराइल का। मूडी ने उनकी रेटिंग घटा दी है, IMF ने रेटिंग घटा दी है। नॉर्दर्न इजराइल हमास के हमले के वजह का कंप्लीट नॉर्दर्न इजराइल में, जो कि हब है इंडस्ट्री का, फैक्ट्रीज का, वो पूरा शट डाउन हो गया है। जंग चल रहा है, इसमें कल कारखाने, डेयरी फार्म, हर जगह कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रियल एस्टेट कलेप्स हो गया है, बिल्कुल स्टील स्टैंड हो गया है, वर्कर की कमी हो गई है। इसलिए कि कुछ यहूदी ज्यूज रिजर्विस्ट वो आर्मी को सर्व कर रहे हैं, और ज्यादातर लो वेज पे काम करने वाले फलस्तीनी जो गजा से आते थे, वेस्ट बैंक से आते थे, उनकी एंट्री बैन हो गई। इसलिए भारत से भी हजारों लेबर बुलाए गए हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेबर गए इजराइल, वो तो ठीक एडजस्ट हुए, लेकिन जो मैन पावर एजेंसी से जो गए लेबर भारत से, वो वहां किसी काम के नहीं है। जो चाइनीज सुपरवाइजर वहां पे कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज कर रहे हैं, वो कह रहे कोई किसी काम के नहीं है। उनको कहीं टॉयलेट, कहीं क्लीनर में लगाया जा रहा है, कहीं टॉयलेट क्लीनिंग में लगा रहा है, कहीं कैटरिंग में लगाया जा रहा है। काम किसी करने के लिए लगाया, किस जगह उन्हें लगाया है। तो पूरा उनका कॉमर्शियल एक्टिविटीज घट गया है, फिनेंशियल उनकी रेटिंग घट गई है, इकोनॉमी उनकी डाउन जा रही है। तो ब्रिक्स के अलावा सबसे बड़ा खतरा इजराइल के इकोनॉमी पे है। इकोनॉमी चरमरा रहा है इजराइल का। जी, ये दो चीजें जो है, एक तो जो हालात हैं जिस तरह के पैदा हो रहे हैं, फिर अभी एक खबर अभी हमने पहले ही बताया कि अपने तमाम मिनिस्टर्स को कह दिया है कि साहब आप जो है वो कोई वेपन लेकर के, गन लेकर के या सब नहीं आएंगे। इसके अलावा खुद जो है जो पूरी कैबिनेट है उसने जगह बदल ली कि पीएमओ में मीटिंग नहीं होगी, और जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर है वहां मीटिंग नहीं होगी। कैबिनेट की मीटिंग कहां होगी ये नहीं बताया गया है। ये जो तमाम चीजें, इसको कैसे देखते हैं रुमान हाशमी साहब? अनरेस्ट है, अनरेस्ट तो है। हालांकि ये बात भी सही है कि इजराइल का एक बहुत बड़ी आबादी, पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो है, उसके अलावा जनता जनार्दन जिसे बोलते हैं, इजराइल की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो रेडिकल हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है। उसका ऐसे आप देखिए, उसका सबूत यह है कि रेडिकल हो गई है कि जब ये बात खुल के सामने आई, इजरायली मीडिया में भी आया कि जो प्रिजनर हैं, प्रिजनरों को मारा जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसको किलिंग कहते हैं वो, और उनके साथ रेप हो रहा है। वो 2-3 इजरायली फौजियों का जब नाम सामने आया, जब बहस चली उनको मुकदमा चलाने के लिए, तो पूरी लॉबी, मीडिया और पॉलिटिकल और इजराइल की जनता जो है, इजराइल की आवाम जो है, वो आगे कि नहीं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जो किया है सही किया है, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ हुआ है, जिन लड़कों के साथ भी ये हुआ है या औरतों के साथ हुआ है, वो सारे हमास के लोग हैं। तो ये एक सबूत है कि एक आबादी रेडिकल हो गई। लेकिन एक तबका हमेशा ऐसा होता है
जो फासिज्म के खिलाफ रहता है, अगर फासिज्म के खिलाफ नहीं होता तो जर्मनी में हिटलर के ऊपर अटेम्प्ट, उसको किल करने का मर्डर अटेम्प्ट उसके ऊपर नहीं होता। जनरल रोमेल सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा जनरल था, नाजी जनरल। हिटलर को कत्ल करने की कोशिश में उसका भी नाम आया, उसे सुसाइड करना पड़ा। तो अवाम का एक तबका है, ऐसा होता है, और मेरे ख्याल से वो तबका मेजोरिटी तबका होता है, क्योंकि रूल हमेशा माइनॉरिटी करता है। आप वोट का परसेंटेज निकालिएगा अगर, तो ये देखिएगा वोट परसेंटेज में कि जिसको वोट कम मिला है, बट रूल वो वही कर रहा है, क्योंकि मेजोरिटी वोट अपोजिशन पार्टी में बट गया। इजराइल में भी कॉलिजन गवर्नमेंट है, वहां भी लेबर पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन वोट बढ़ जाता है। जब वोट बढ़ जाता है तो एक कोलिजन बन गया, और कोलिजन बन गया, मेजोरिटी में आ गए, माइनर मेजोरिटी में भी आ गए, तो वो रूल कर रहे हैं। तो वो तबका में अनरेस्ट है। अब एक तबका रेडिकल हो गया है, बिल्कुल ज़ियोनिस्ट पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया है। तो दूसरा तबका ऐसा है जो पीस चाहता है, वो साथ में रहना चाहता है अरबों के, क्रिश्चियंस के। तो ये अनरेस्ट जो है वो फौज में भी है। अगर फौज में नहीं होता तो फौज की तरफ से ऐसे लोग निकल के सामने नहीं आते, फौजी जो गजा में लड़े हैं, जो अपने ही आर्मी के एट्रोसिटीज के खिलाफ मीडिया में जाके बयान दे रहे हैं कि ऐसे हो रहा है जेलों में, ऐसे इजरायली फौजी कैंप पे इजरायली फौजी ने ऐसे किया, हमारे साथियों ने ऐसे किया। इस तरह के बयान वो नहीं देते। और रोमान हाशमी साहब, जो खबर आ रही है, तो अभी असलम लवारे साहब ने कई हवालों से ये खबर दी है कि पिछले 48 घंटे में तकरीबन 88 बल्कि ज्यादा जो है वो इजरायली फौजी मारे गए। और इसकी वजह भी बताई जा रही कि दरअसल जो अनट्रेंड है, जो साबिक वहां के फौजी के जो सरबराह हैं, उन्होंने बताया कि जो भेजे जा रहे हैं ये ट्रेंड जो है नहीं है मिलिट्री के लोग, बल्कि अनट्रेंड लोगों को भेजा जा रहा है, और वो इसी वजह से वहां पे मारे जा रहे हैं। लेबनान में भी बहुत मारे जा रहे हैं, और हम अभी गजा में भी जो है वो मारे जा रहे हैं। तो ऐसे ठीक है, लेकिन लेबनान में कहीं ज्यादा मारे जा रहे हैं। उसकी वजह है लेबनान में खुद इजरायली फौजी अफसर का बयान आया है मीडिया में, बिना नाम बताए बयान दिया है उसने कि हिजबुल्लाह अब कोई पैरामिलिट्री नहीं रहेगी। हिजबुल्लाह जो लड़ रही है वो बाकायदा एक आर्मी के फॉर्म में लड़ रही है। चेन ऑफ कमांड उसका एस्टैब्लिश हो गया, जो धक्का हुआ था, जो नुकसान हुआ था, चेन ऑफ कमांड जो उसका गिरा था, गड़बड़ा गया था। लेकिन वो लड़ने की जो बात किया इजरायली फौजी ऑफिसर कह रहे, वो कह रहे वो एक आर्मी की तरह लड़ रही है। वो उनका पूरा टेरेन है, वो पहाड़ी है, वो माउंटेन पे लड़ रहे हैं। 2 किलोमीटर से ज्यादा आज भी वो दाखिल नहीं हुए हैं। दाखिल होते हैं 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और फिर हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, वो जब अटैक करते हैं, उनके पास वेपन्स है, एक से एक नए वेपन्स वो सामने ला रहे हैं। 2 मिसाइल उन्होंने अभी जो मारा है, कल या परसों की बात है, इजरायली फौजी ठिकाने पर जो मारा उसने लेबनान के अंदर ही, उसमें 3-4-5 फौजी मरे। तो ये वापस हो जा रहे हैं, फिर रिट्रीट कर रहे हैं। इजरायली फौजी आगे बढ़ रहे, फिर रिट्रीट कर जा रहे हैं। तो 2 किलोमीटर से आगे अभी तक वो बढ़ नहीं पाए। तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई जंग लेबनान में भी। यह बात सही है, उस फौजी ऑफिसर ने जो कहा है, वो तो फौजी ऑफिसर है, हम तो मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। इजराइल की जो फौज है वो तो कमी है, 3-3.5 लाख के करीब उनकी आर्मी है, बाकी सारी रिजर्व आर्मी है। और 3-3.5 लाख की जो आर्मी भी है, वो उनका काम क्या है? उनका काम तो यही था कि वो वेस्ट बैंक में पेट्रोलिंग करते थे 24/7, फलस्तीनियों के घर के छत पे जाके खड़े रहते हैं, ये शो करते हैं कि तुम हमें देखो और ये समझो कि हम तुम्हें देख रहे हैं, द बिग बॉस इज वॉचिंग। ये इजरायली फौज का साइको गेम है। फलस्तीनियों के जो वेस्ट बैंक के फलस्तीनी रहते हैं, वो उनके घर में चले जाते हैं, बोलते हैं आप बाहर निकलिए, हम आराम करेंगे। स्ट्रीट पे घूमते रहते हैं। वो जो सेटलर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो फलस्तीनी हैं जो अपने खेतों पे जैतून पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं,
सेटलर्स जब उस पर कब्जा करते हैं, उसको उखाड़ देते हैं, उसको जलाते हैं, तो फलस्तीनी प्रोटेस्ट में आते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं सेटलर्स को। ये जंग कहां लड़ी इतने सालों में, अब जंग का मजा हिजबुल्लाह जो चखा रहा है। तो जो फौजी और प्लस सेटलर्स, और सेटलर्स में भी कौन है, एक बड़ी तादाद सेटलर्स की 18 साल 19 साल के वो लड़के लड़कियां हैं अमेरिका में, जो ज्यूज हैं, यूरोप में जो ज्यूज है, खासकर अमेरिकन, जो समर में खास तौर पे उनको भेजा जाता है इजराइल में। वहां की एनजीओ भेजती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको भेजता है कि आप जाइए इजराइल को देखिए, जो आपकी जमीन है, जो बिब्लिकल लैंड है, जो आपके एंसेस्टर का लैंड है, जो बड़ी इजराइल का लैंड है, आप उसको जाके देखिए। फिर वो वहां जाते हैं, उन्हें 3 महीने का ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है वेस्ट बैंक में पेट्रोलिंग करने के लिए। और फिर जब उनका वेकेशन खत्म होता है, वो वापस अमेरिका चले जाते हैं। जी, आज इजराइल में जो फौजी है, वो दुनिया भर के जो इजरायली हैं, जो ज्यूज हैं, वो तो आके लड़ रहे हैं वहां पे, अच्छी खासी तादाद में आके लड़ रहे हैं। कोई फ्रांस से, कोई बेल्जियम से, कोई फिनलैंड से, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, सबकी तस्वीरें भी आती है, वीडियो वायरल होता है। उसमें एक बेल्ज जो घोस्ट स्नाइपर यूनिट है, उसके खिलाफ, उसके सिविलियन को मारा है, उसके खिलाफ बेल्जियम की अदालत में वॉर क्रिमिनल का मुकदमा की सुनवाई शुरू हो गई है। वो बेल्जियम जा भी नहीं सकता है, जाएगा तो अरेस्ट होगा वहां पे। इजराइल के अंदर बच्चों के बच्चों का जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चों का रेप करते हैं, वो यहूदी इजराइल में शेल्टर लिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की खबर में देख रहा था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मांग रही है, वहां छोटे बच्चे का रेप करके भागा हुआ है। अमेरिका की खबर, अमेरिका का पुलिस एजेंसी, अमेरिकन गवर्नमेंट जो उसके ऊपर नोटिस जारी हुआ रेड कॉर्नर पकड़ने के लिए, इजराइल गवर्नमेंट उसको हवाले नहीं कर रही है, वो वहां पे छुपे हुए हैं। तो वहां पे तो पेडोफाइल जिसे बोलते हैं, पेडोफाइल जो बच्चों का रेप करते हैं, उनकी यहूदियों की बड़ी तादाद है। वहां केसेस आ रहे हैं, जो 60,000 वेस्ट बैंक में 60,000 यहूदी को जो खाली हो गए हमले से, वेस्ट सेटलर्स जो खाली करके, जिन्हें इजरायली गवर्नमेंट ने होटल में ठहरा रखा है, वहां का स्टोरी आई है, इजरायली अखबार में मैंने खुद पढ़ा है। बच्ची के साथ सेटलर होटल में पेडोफाइल ने रेप किया, टीनेजर के साथ। तो इस तरह का तो वहां पे एक सोशल एनार्की भी फैली है, अनरेस्ट भी फैल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, और सोशल एनार्की भी फैली हुई है। जी।